हेलो हेलो। ये ड्रेस अच्छा लगता है ना। वेरी गुड। इसीलिए हम भी पहन लेते हैं। मेरा कोई तारीफ करता है हमको लाज लगने लगता है। वाह, बहुत बढ़िया। आइए इस प्रचंड गर्मी में आपका स्वागत करते हैं और चलते हैं हम लोग वेव एंड साउंड की ओर। कल हम लोग पढ़ रहे थे तीव्रता और तारत्व के बारे में। पढ़ रहे थे ना। हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा तीव्रता क्या है। तनी पेनवा लिखो फेंको नहीं है। हम बोले थे आपको तीव्रता किसी ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण ध्वनि धीमा अथवा प्रबल सुनाई पड़ती है। तीव्रता ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण ध्वनि धीमा और क्या सुनाई पड़ता है, प्रबल सुनाई। तारत्व ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण ध्वनि मोटा या पतला सुनाई पड़ता है। ध्वनि की तीव्रता जो है आयाम पर निर्भर करती है और तारत्व जो है यह आवृत्ति पर निर्भर करता है। यही ना बात हम लोगों के बीच हुआ था। हमने आपको कहा था पहले हम लोग तीव्रता को पढ़ते हैं अच्छे से, फिर हम लोग तारत्व की ओर चलेंगे। बाबू नुनू आहा सुगा। तीव्रता पहला पॉइंट पूछेगा कि यह किस पर निर्भर करता है, तो यह आयाम पर निर्भर करता है। आयाम क्या है? महत्तम विस्थापन को आयाम कहते हैं। यह किस पर निर्भर करता है? आयाम। किस पर? उसके बाद आते हैं हम, चलो जी, तीव्रता आयाम पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? आयाम पर निर्भर करता है। और यह तीव्रता का जो एसआई मात्रक है यह होता है माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर, जो कि हमने पिछली कक्षा में आपको बताया था कि तीव्रता का जो एसआई मात्रक है वो होता है माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर। माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर। और इसका जो व्यवहारिक मात्रक है वो है डेसिबल। व्यवहारिक मात्रक जो है इसका वो क्या है नुनू हमर? डेसिबल। ये पिछली कक्षा में हमने बताया था आपको। हमने कहा था डब्ल्यूएचओ के अनुसार 45 डेसिबल तक की ध्वनि मनुष्य के कान के लिए हानिकारक नहीं है। हाँ हाँ हाँ, इनके अनुसार 45 डेसिबल तक की ध्वनि मनुष्य के कान के लिए हानिकारक नहीं है। इससे ज्यादा जब होगा, दैट मीन्स 95 टू 100 डेसिबल, इससे अधिक की ध्वनि मनुष्य के कान के लिए हानिकारक। अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं ये 35 से 40 डेसिबल, तो ये तो आपके लिए एकदम समझिए फायदेमंद है। फायदेमंद नहीं है लेकिन हानिकारक भी नहीं है, क्योंकि 45 डेसिबल तक नॉर्मल ध्वनि है। यह ध्वनि आप सुनिएगा, आपको कुछ नहीं होगा, इरिटेशन भी नहीं होगा, गुस्सा भी नहीं आएगा, बहिरापन भी नहीं लगेगा, माथा दर्द भी नहीं करेगा, कुछ भी असंवैधानिक नहीं होगा जब आप 45 डेसिबल तक सुनते हैं। जब आप 95 से 100 डेसिबल पार करते हैं तब आपको इरिटेशन होने लगता है, झंझनाहट होने लगता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। तो 95 से 100 डेसिबल से अधिक की ध्वनि डब्ल्यूएचओ के अनुसार अपराध है, मतलब कान के लिए हानिकारक है, लाभदायक नहीं है। भारत में 60 से 80 डेसिबल की ध्वनि, 60 से कितना? 60 से कितना? 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि कानूनन अपराध है। कानूनन क्या है? अपराध है। इससे ज्यादा की ध्वनि अगर आपके कान में गई, मतलब
अगर इससे ज्यादा ध्वनि आपके कान में कोई देता है तो आप उस पर कानूनन केस कर सकते हैं। कितना से अधिक? 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि अगर आपके कान में कोई देता है तो आप उस पर केस कर सकते हैं। यह कानूनन भारत में क्या है? अपराध। अभी हम लोग क्लास ले रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, इस पर कोई केस नहीं हो सकता क्योंकि यह ध्वनि 35 से 40 डेसिबल, ठीक है, WHO के अनुसार भी यह सही है। लेकिन भारत में 60 से 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि मनुष्य के कान के लिए हानिकारक है और इस पर कानूनन कार्रवाई की जा सकती है। अब देखो, आयाम के बढ़ने से तीव्रता बढ़ेगा, क्योंकि तीव्रता आयाम पर निर्भर करता है। इसका रिलेशन है ध्वनि की तीव्रता यानी इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयाम का स्क्वायर। ध्वनि की जो तीव्रता होती है वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयाम का स्क्वायर, यानी ये बढ़ेगा तो ये 2 गुना तो ये 4 गुना हो जाएगा, ये 3 गुना तो ये 9 गुना हो जाएगा, ये 4 गुना तो ये 16 गुना हो। नहीं समझे? ध्वनि की जो तीव्रता होगी वो आयाम के वर्ग का, ए फॉर आयाम, आयाम क्या है? महत्तम विस्थापन। महत्तम विस्थापन को क्या कहते हैं? आयाम। आयाम के वर्ग का समानुपाती होता है। अब बेल, ये जो डेसिबल है, डेसिबल होता है बेल का 10वां भाग। किसका 10वां भाग? बेल के 10वें भाग को क्या कहते हैं? डेसिबल। बेल एक यूनिट है, जैसे किलोग्राम क्या है? एक यूनिट है, वैसे ही बेल क्या है? एक यूनिट है। कहते हैं तीव्रता, यह ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण ध्वनि धीमा अथवा क्या सुनाई पड़ती है? प्रबल सुनाई पड़ती है। ध्वनि की तीव्रता आयाम पर निर्भर करती है। कैसे? ध्वनि की तीव्रता इंटेंसिटी आयाम के वर्ग का क्या होता है? समानुपाती। ध्वनि की तीव्रता आयाम के वर्ग का क्या होता है? समानुपाती। ध्वनि की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या है? माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर। और ध्वनि की तीव्रता का व्यवहारिक मात्रक क्या है? डेसिबल। बेल के 10वें भाग को क्या कहते हैं? डेसिबल। 45 डेसिबल तक की ध्वनि मनुष्य के कान के लिए हानिकारक नहीं है, जबकि 95 से 100 डेसिबल बाद की ध्वनि कान के लिए क्या है? हानिकारक है। किसके अनुसार? WHO के अनुसार 45 डेसिबल तक की ध्वनि मनुष्य के कान के लिए हानिकारक नहीं है, लेकिन 95 से 100 डेसिबल से अधिक की ध्वनि मनुष्य के कान के लिए क्या है? हानिकारक। फुसुर फुसुर जो हम लोग बात करते हैं, यह कितना डेसिबल है? असाधारण बातचीत, लेकिन अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं ये साधारण बातचीत से थोड़ा सा ऊपर है, तो ये हो गया आपको 40 से 50 डेसिबल मान लीजिए। 30 से 40 डेसिबल साधारण बातचीत है। अब आते हैं चला तारत्व पर। किस पर आते हैं? तारत्व क्या है? एक तो हो गया तीव्रता और एक हो गया क्या चला? तारत्व। तारत्व क्या होता है? ध्वनि का मोटा या पतला सुनाई देना तारत्व कहलाता है। ध्वनि का क्या सुनाई देना? मोटा या पतला। हमने कहा तारत्व जो होता है, तारत्व की अगर हम बात करें, तारत्व बोले तो पिच, ये ध्वनि का मोटा या पतला सुनाई देना तारत्व कहलाता है। यह आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? अब देखो, जिसकी ध्वनि पतली है, अगर ध्वनि पतली है तो आवृत्ति अधिक है। आवृत्ति क्या है? अधिक है। और अगर ध्वनि मोटी है तो आवृत्ति क्या है? कम है। अगर ध्वनि पतली है तो आवृत्ति क्या है? अधिक। अगर ध्वनि मोटी है तो आवृत्ति कम है। तो बताओ, लड़कों की आवाज जो होती है इसकी आवृत्ति क्या होगी? इसकी तीव्रता भी कम होगी और आवृत्ति भी क्या होगी? आवृत्ति कम यानी तीव्रता, तारत्व कम। आवृत्ति कम यानी क्या? कम, तारत्व कम। तो इसका मतलब अगर मोटा होगा तो आवृत्ति कम यानी तारत्व भी ना कम। आवृत्ति कम यानी तारत्व भी ना कम। तब कहते हैं मोटी ध्वनि होगा तो आवृत्ति कम होगा। जैसे लड़कों की ध्वनि, मेढकों का टटराना, सिंह का गरजना, इस सब का आवृत्ति कम होता है क्योंकि ये कैसा होता है? मोटा। और पतला की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? तो लड़कियों की आवाज, लड़की की आवाज, इसका आवृत्ति अधिक होता है। जो जितना पतला आवाज होगा उसकी आवृत्ति उतनी अधिक, उनका तारत्व उतना अधिक।
तारत्व इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन आवृत्ति, मीन्स आवृत्ति इज इंक्रीजेस देन इन पिच इज इंक्रीजेस। अगर आवृत्ति बढ़ेगा तो तारत्व बढ़ेगा, आवृत्ति घटेगा तो तारत्व क्या होगा, घटेगा। अब ध्यान दीजिएगा, हमने कहा ध्वनि का मोटा या पतला होना क्या कहलाता है, तारत्व। आवृत्ति पर निर्भर करता है, पतला होगा तो आवृत्ति अधिक होगा, जितना पतला आवृत्ति उतना अधिक, 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 जितना मोटा आवृत्ति और तारत्व उतना कम। सही है ना, उल्टा होता है। तो लड़कियों की आवाज का तारत्व अधिक की कम, अधिक होता है, जबकि लड़कों की आवाज का तारत्व कम होता है। क्लियर है? कहते हैं यह ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण ध्वनि मोटी या पतली सुनाई पड़ती है। ध्वनि का तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। लड़की की आवाज, मच्छरों का भनभनाना आदि का तारत्व क्या होता है, अधिक होता है। लड़कों की आवाज, मेढकों का टरटराना आदि का तारत्व क्या होता है, कम होता है। क्लियर? क्योंकि इसकी आवाज क्या होती है, चला, मोटी होती है। गुणता, एक बात बताइए कि कभी ऐसा हुआ है कि पापा और चाचा बात कर रहे हैं या भैया और भाभी बात कर रहे हैं और आप सुन रहे हैं कान देके? ऐसा हुआ है? होवे क्या होगा? कितना बेशरम है तुम लोग। भैया भाभी बात कर रहे हैं, तुम काहे सुनने जाता है? देखो, अगर आप कभी सुने होंगे चाचा या दूगो भाभी आपकी बात कर रही है कोनो मैटर पे, रूम बंद है और आप कान लगा के सुन रहे हैं, तो आप ये बात, कोनो बात अगर वो बोलती है तो आप अंदाजा लगा लेते हैं कि बड़की भाभी का आवाज है, छोटकी भाभी का आवाज है। बोल रहे तुम लोग भाभी है कि नहीं? तुम लोग क्या लग रहा है? हाथ खड़ा करो। वाह, बहुत बढ़िया। बाकी राणे है। अब देखो, एक मेरी, हमको लगता है 12-13 को भाभी हैं, कम से कम 12 को। आए एक मिनट थाम्बा, वो लोग चला, मान लो 2 भाभी बात कर रही है, तुम कान देके सुन रहा है की बतिया रही है, तुमको ये पता चल जाता है बड़की भाभी छोटकी भाभी। 2 चचा बात कर रहे हैं, तुम कान देके सुनो तो तुरा पता चल जाएगा कि बड़का चचा ये छोटका चचा, ये बात बड़का चचा बोले, ये बात छोटका चचा बोले। कैसे? क्वालिटी के आधार पर, टोन के आधार पर। जैसे हिमेश रेशमिया, AR रहमान, दोनों अगर गाना गाएगा, तुम टोन से पकड़ लेगा ये हिमेश करेगा, मतलब हिमेश नाक से गाएगा, मतलब हिमेश रेशमिया का आवाज। अब फ्रेश गाना अगर गाएगा कोई तो वो AR रहमान का आवाज, अरिजीत सिंह का आवाज है। बोलन रे, कहने का मतलब आवाज, तबला और ढोलक के आवाज में अंतर आप कर पाते हैं। तबला बजाए, कोई ढोलक बजाए तो आप कह देते हैं इस साले पतला आवाज है, तबला की आवाज। अब मोटा आवाज है तो ढोलक का आवाज। ऐसा हुआ है? तो चला, वाद्य गिटार बजाए, अब बांसुरी बजाए तो आप कह देते हैं नहीं गिटार का आवाज है, बांसुरी का आवाज। ये कैसे पकड़ते हैं आप? क्वालिटी के आधार पर। किसके आधार पर? टोन के आधार पर। किसके आधार पर? क्वालिटी या टोन के आधार पर आप पकड़ लेते हैं कि ये किसका आवाज है और ये किसका आवाज, ये चचा का आवाज है, ये पप्पा का आवाज। तो कहते हैं जबकि दोनों चीजें समान हो, मोटा पतला भी समान हो, दूरी भी सेम जाए, एक ही लाउड स्पीकर में AR रहमान भी बज रहा है, हिमेश रेशमिया भी एक ही गाना में आवाज दिया है, लेकिन हम लोग कह देते हैं हिमेश रेशमिया का आवाज है, AR रहमान का आवाज। जबकि एक ही लाउड स्पीकर में है तो तीव्रता तो दोनों का समान होगा, दूरी समान न जाएगा। ऐसा है कि एक के लाउड स्पीकर में दोनों गाएगा तो ये होके चल जाएगा 8 किलोमीटर, ये होके यहां से वहीं तक जाएगा, साउंड जाएगा तो दोनों का दूर तक जाएगा। तो तीव्रता भी समान है, मोटा पतला भी समान है, फिर भी हम लोग टोन से पकड़ लेते हैं किसका आवाज है, किसका आवाज। बोलो ने, तो कहते हैं तीव्रता समान है, यानी धीमा और प्रबल भी समान है, मोटा पतला भी समान है, तीव्रता और तारत्व तो दोनों समान है। फिर भी जब हम अंतर कर पाते हैं ध्वनि में तो वो क्वालिटी के आधार पर, गुण के आधार पर, गुणता के आधार पर वह निर्भर करती है। जैसे तीव्रता निर्भर करता है
तारत्व तीव्रता निर्भर करता है आयाम पर, तारत्व निर्भर करता है आवृत्ति पर, वैसे ही गुणता निर्भर करता है, गुणता निर्भर करता है, गुणता निर्भर करता है, गुणता निर्भर करता है, गुणता निर्भर करता है अधिस्वर पर, अधिस्वर दैट इज ओवरटोन पर, अधिस्वर दैट इज क्या, ओवरटोन, क्वालिटी पर निर्भर करता है, अधिस्वर यानी ओवरटोन पर निर्भर करता है, टोन पर निर्भर करता है। मेरा टोन अलग होगा, मेरे छोटे भाई का टोन अलग होगा, बोलो ना रे, नहीं होगा, मेरा टोन अलग होगा, मेरे पिताजी का टोन अलग होगा, बोलो ना रे। तो कहते हैं, गौर फरमाइएगा कि जब ध्वनि का तीव्रता और तारत्व तो दोनों समान रहने पर भी ध्वनि में अंतर कर पाना किसके कारण, गुणता के कारण। गुणता ओवरटोन यानी अधिस्वर या सन्नादी पर निर्भर करता है। गायक की आवाज में अंतर, परिचितों की आवाज में अंतर, गायक की आवाज में अंतर, कोई भी गायक अगर दो गायक साथ साथ गाएगा, कोई मर्द दुगो गायक औरत दुगो गायक अगर साथ साथ गाएगा तो तुम दोनों की आवाज में अंतर कर पाएंगे। लता मंगेशकर गाएगी या नेहा कक्कड़ गाएगी, दोनों में अंतर नहीं है। आसमान धरती का अंतर है। ये समझो चला 90-95 के साल की उम्र में भी गाई थी लास्ट टाइम, जो क्या आवाज था उनका। आइए वो नेहा कक्कड़ हैं, ये तो जबरदस्ती लगता है गाना हम बहुत बढ़िया गा रहे हैं, जबकि गा नहीं रही है बढ़िया। अभी हाल फिलहाल में हमको लगता है तलाक हुआ है उसका, देख ला पूरा न्यूज अपडेटेड है। अरे चोरी करो न रे चुट्टा सा, हम जान रहे थे एकदम कहेगा कि एकदम हो गया है तलाक। 1.5 फुट की है वो, इतनी बड़ी, इतना फुदक रही है, गाना लेकिन अच्छा गाती है। अभी अब तो मान लो नई लता है तो नेहे से काम चलाना पड़ेगा, उसी का सुनना पड़ेगा। गायक की आवाज में अंतर, परिचितों की आवाज में अंतर, परिचित मतलब चचा पप्पा, विभिन्न वाद्य यंत्र यानी गिटार और बांसुरी की आवाज में अंतर किसके कारण होता है, गुणता के कारण। किसके कारण होता है? अब ध्वनि के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, प्यारे बच्चों एक बार फिर से देख लीजिए, एक होता है तीव्रता, एक होता है तारत्व, एक होता है तीव्रता, एक होता है तारत्व और एक होता है गुणता। तीव्रता आयाम पर निर्भर करती है, तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है, और गुणता अधिस्वर पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? अधिस्वर ओवरटोन पर निर्भर करता है। बोलो हाँ या ना, एनी डाउट? इसका काम है धीमा और प्रबल सुनाई देना, ये मोटा और पतला, ये दोनों समान रहेगा तब भी अंतर कर पाते हैं हम लोग। किसके आधार पर? गुणता के आधार। किसके आधार पर? अब आते हैं ध्वनि के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। एक बात बताइए, कभी गांव घर में कोई कार्यक्रम हो रहा होता है, रामायण वामायण होते रहता है या अन्य चीजें होती रहती, कीर्तन उर्तन होते रहता है, तो आप एक चीज गौर किए होंगे कि दिन में आवाज कम दूर जाता है और वही स्पीकर से रात में आवाज दूर तक जाता है। Why this is happen? क्यों होता है ये और कैसे होता है? अब ऐसा कभी देखें, दिन में आवाज कम दूर गया, रात में आवाज बहुत दूर जाता है। अरे मैम क्या कह रहे, बोलो नहीं यस सर। मछली नहीं खाता है, मछली खाओ, मटन खाओ, दूध पियो, तब ना देहात में दम आएगा। आप ध्यान देना, कहते हैं रात में ध्वनि दूर तक जाता है, लेकिन अकेले अकेले नहीं खाओ, अमरो खिलाओ। कहते हैं, गौर फरमाइएगा, तीव्रता, तीव्रता, तारत्व और क्या? गुणता। इसके बाद हम चलते हैं कि ध्वनि दिन में कम दूर जाती है, रात में अधिक दूर जाती है। ऐसा होता है? क्यों होता है ऐसा? चुप रहो ना यार, हम पढ़ाने हम आएंगे, तू आया है। तो रात में अधिक दूर तक जाती है और दिन में कम दूर तक। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो बाबू, नुनू, सुगा, ऐसा क्यों होता है और कहां कहां ध्वनि के वेग को प्रभावित किया जा सकता है? किस किस चीज से ध्वनि के वेग को प्रभावित किया जा सकता है, उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पहला तो तापमान, टेम्परेचर।
नंबर वन, तापमान। तापमान ध्वनि के वेग का समानुपाती होता है। तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग बढ़ेगा, तापमान घटेगा तो ध्वनि का वेग घटेगा। ठीक है। ध्वनि का वेग तापमान के वर्गमूल का समानुपाती होता है। ध्वनि का वेग तापमान के वर्गमूल का समानुपाती होता है। V बराबर के रूट अंडर टी। V बराबर फॉर्मूला क्या होता है? के रूट अंडर टी। ठीक है। अगर हम इसको V1 इसको T1 मान ले तो V2 बराबर हो जाएगा के रूट अंडर T2। बोले रे, एक एक कट जाएगा। V1 बटा V2 बराबर अंडर रूट ऑफ T1 बटा T2। बोलो हाँ या ना? V1 बटा V2 बराबर अंडर रूट ऑफ T1 बटा T2 हो जाएगा। ध्यान समझना, V समानुपाती रूट अंडर T, समानुपाती का चिन्ह हटेगा, के आएगा। बोलो हाँ या ना? ये आ जाएगा V1 बराबर के रूट अंडर T1 है, V2 बराबर के रूट अंडर T2। ई कट जाएगा, V1 बटा V2 बराबर T1 बटा T2 हो जाएगा। बोले भाई नहीं करेगा। और चला 1 डिग्री सी जब टेम्परेचर आप बढ़ाइएगा तो 0.61 मीटर पर सेकेंड ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। या 1 डिग्री सी, इसी को अगर मीटर पर सेकेंड में नहीं लिखे सेंटीमीटर पर सेकेंड में लिखे तो 61 सेंटीमीटर पर सेकेंड बढ़ जाता है। कितना डिग्री सी बढ़ाने पर? तो ध्वनि का वेग नॉर्मली होता कितना है? 332। बोलो रे, तुमको कह देगा 25 डिग्री सी बढ़ाने पर ध्वनि का वेग कितना बढ़ेगा, तो हम कहेंगे कि 1 डिग्री सी बढ़ाने पर 332 प्लस 0.61। बोलवे नहीं करेगा। 1 डिग्री सी बढ़ाने पर कितना बढ़ेगा? 0.61 मीटर पर सेकेंड। अरे बोलो ना राजा। तो कहेगा 25 डिग्री सी बढ़ाने पर कितना बढ़ेगा, तो कहेंगे 332 प्लस 25 गुना 0.61। बुझा रे? 1 डिग्री सी बढ़ने से 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ेगा, तो 25 डिग्री सी बढ़ने से कितना बढ़ेगा? 332 प्लस 25 गुना 0.61। नहीं बुझा रहा होगा? बुझा रहा है? अरे 1 डिग्री सी बढ़ने से अगर 5 बढ़ा तो 25 डिग्री सी बढ़ने से 25 गुना 5 बढ़ जाएगा। इतना तो थोड़ा समझ में आना चाहिए। नहीं आ रहा है? 1 डिग्री सी ध्वनि का वेग बढ़ने से 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ता है, तो 332 पहले से है, तो 1 डिग्री सी बढ़ेगा तो 1 डिग्री सी में 332 प्लस 0.61 हो गया। अब 25 डिग्री सी बढ़ेगा 332 प्लस 25 गुना 0.61 हो गया। बाबू बुझा रहा है कि बोरा में जा रहा है? पक्का ना? मेरे ध्यान दीजिएगा। तापमान के बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ता है तथा तापमान के घटने से ध्वनि का वेग घटता है। ध्वनि का वेग तापमान के वर्गमूल का अर्थात भी समानुपाती रूट अंडर टी। 1 डिग्री सी तापमान बढ़ाने से वायु में ध्वनि का वेग 61 सेंटीमीटर पर सेकेंड या 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाता है। अर्थात V1 बराबर के रूट अंडर T1, V2 बराबर के रूट अंडर T2, V1 बटा V2 बराबर अंडर रूट T1 बटा T2 हो जाएगा। बोले रे, 1 डिग्री सी बढ़ाने से ध्वनि का वेग कितना बढ़ रहा है? 61 सेंटीमीटर पर सेकेंड या 0.61 मीटर पर सेकेंड। बोलो हाँ या ना? कितने तापमान पर ध्वनि का वेग 17 डिग्री सी पर के वेग का दुगुना हो जाएगा? यही नहीं कह रहा है क्वेश्चन। तो मान लीजिए 17 डिग्री सी पर T1 बराबर 17 डिग्री सी। 17 डिग्री सी को केल्विन में बदलेंगे, 17 प्लस 273। तो 17 डिग्री सी को केल्विन में बदलने के, डिग्री सी को केल्विन में बदलने के लिए 273 से जोड़ते हैं। क्यों बदलते हैं? इसलिए कि केल्विन एसआई मात्रक है। केल्विन कौन मात्रक है? ये हो जाएगा 290 केल्विन। बोलो हाँ या ना? कितना केल्विन हो जाएगा? T1 V1 बराबर मान लेते हैं V है। ध्यान देना, कितने तापमान पर ध्वनि का वेग 17 डिग्री सी पर जो वेग है
उसका दुगुना हो जाएगा। कितने तापमान पर ध्वनि का वेग 17 डिग्री सी पर के वेग का दुगुना हो जाए? बोलो रे, कितने तापमान पर ध्वनि का वेग 17 डिग्री सी पर जो वेग है उसका क्या हो जाएगा? दुगुना हो। वह तापमान क्या होगा? मान लेते T2 बराबर क्या है? x। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, V1 बट्टा V2 बराबर अंडर रूट ऑफ T1 बट्टा T2। V1 का मान है V, V2 का मान है 2V, अंडर रूट T1। T1 कितना है? 290 बट्टा T2 को मान लेते हैं x। यहां से सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। भी कट जाएगा, ये रूट उस साइड जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। 1/2 है, कितना हो जाएगा? 1/4 बराबर 290 बट्टा x। x बराबर हो जाएगा 4 0 0, 4 9 36, 4 दूनी 8, 3 11। सही है। 1160 डिग्री सी की केल्विन। केल्विन। डिग्री सी में बदलने के लिए 273 घटा देंगे। क्या करेंगे? 273 घटा देंगे। फिर से समझ लो, कितने तापमान पर ध्वनि का वेग 17 डिग्री सी पर के वेग का दुगुना हो जाएगा? यही ना क्वेश्चन है। तो 17 डिग्री सी पर वेग मान लेते हैं हम, चला भी है, तो कह रहा है कितने तापमान पर यह दुगुना हो जाएगा? ये 2V हो जाएगा। वह तापमान क्या हो? पुट कर दिया हम वैल्यू, V1 बटा V2 बराबर अंडर रूट T1 बटा T2। सब वैल्यू पुट करके आंसर निकाल देंगे। अब गैसों का अनुभार। गैसों का क्या अनुभार? सब गैस का चला अनुभार अलग अलग होता है। जैसे हाइड्रोजन गैस का अनुभार है 2। हाइड्रोजन गैस का अनुभार कितना है? हाइड्रोजन गैस का अनुभार आप पढ़िएगा केमिस्ट्री में, अलग अलग गैसों का अनुभार अलग अलग होता है। जैसे हाइड्रोजन गैस का अनुभार होता है 2, ऑक्सीजन का होता है 32, ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16, ऑक्सीजन गैस हो जाएगा 16 दूनी 32। बोलो, नाइट्रोजन हो जाएगा तो 28। ये फिक्स है। आप कहिएगा कैसे आया, कहां से लाए आप, तो केमिस्ट्री में बात करेंगे हम इस पर। अब देखो, गैसों का अनुभार क्या होता है? कहते हैं ध्वनि का वेग गैसों के अनुभार के वर्गमूल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। समानुपाती नहीं होता, क्या होता है? वर्गमूल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात जिस गैस का द्रव्यमान बहुत कम, सबसे कम होकर वेग सबसे ज्यादा। नहीं समझे? जिसका द्रव्यमान सबसे कम होकर वेग सबसे ज्यादा ना, तो सबसे कम द्रव्यमान किसका होता है? हाइड्रोजन गैस। कौन गैस का? हाइड्रोजन गैस का वेग सबसे कम, तो ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा। एक होता है टंगस्टन हेक्साफ्लोराइड, उसका द्रव्यमान सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा होगा तो ध्वनि का वेग सबसे कम होगा। बोलो, तो V1 बराबर K बाय रूट अंडर M1 हो जाएगा। बोलो रे, अब V2 बराबर K बाय रूट अंडर M2 हो जाएगा। ये दोनों को भाग दे देंगे, K कट जाएगा, क्या हो जाएगा बता? V1 बटा V2 बराबर अंडर रूट ऑफ M2 बटा M1। V1 बटा V2 बराबर अंडर रूट ऑफ M2 बटा M1। बोलो हाँ या ना? तो सबसे हल्की गैस कौन? हाइड्रोजन। लड़का बोलता है हीलियम, हीलियम नहीं, हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस, सबसे हल्की गैस, तो जिसमें सबसे हल्की होगी ध्वनि का वेग सबसे अधिक, सबसे अधिक ध्वनि का वेग किसमें होगा? हाइड्रोजन गैस में। और सबसे भारी गैस होता है टंगस्टन हेक्साफ्लोराइड, उसमें ध्वनि का वेग सबसे कम। ये सबसे ज्यादा, ये सबसे कम, ये सबसे कम, ये सबसे ज्यादा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। बोलो, तो कहते हैं, गौर फरमाइएगा, गैसों का अनुभार बढ़ने से ध्वनि का वेग घटता है और घटने से बढ़ता है, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है कि समानुपाती? तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर M। M क्या है? V क्या है? तो यहां से देखे तो हम निकालेंगे, तो V1 बराबर K बाय रूट अंडर M1, V1 बराबर K बाय रूट अंडर M1, V2 बराबर K बाय रूट अंडर M2। कट जाएगा तो V1 बटा V2 बराबर अंडर रूट M2 बटा M1 हो जाएगा। बोलो न, उल्टा है इसलिए M2 बटा M1, सीधा रहता था M1 बाई 2 1 बाई 2 हो जाता। बोलो, तो कहता है सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन, इसलिए एक से अधिक गैसों के लिए इसमें ध्वनि का वेग सबसे अधिक कि सबसे कम, तथा सबसे भारी गैस टंगस्टन हेक्साफ्लोराइड, इसमें ध्वनि का वेग सबसे कम। बोलो हाँ या ना?
सबसे हल्की गैस कौन? हाइड्रोजन, उसमें ध्वनि का वेग सबसे कम। और सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन, उसमें ध्वनि का वेग सबसे अधिक। और सबसे भारी गैस टंगस्टन हेक्साफ्लोराइड, उसमें ध्वनि का वेग सबसे कम। क्यों? क्योंकि भी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर क्या है? एम। यानी ये सबसे ज्यादा, ये सबसे कम, ये सबसे कम, ये सबसे ज्यादा। बोलो हाँ या ना। यदि हाइड्रोजन गैस में ध्वनि का वेग 1100 मीटर पर सेकेंड है, दे दिया है वेलोसिटी इन हाइड्रोजन गैस इज 1100 मीटर पर सेकेंड, तो ऑक्सीजन गैस में ध्वनि का वेग कितना होगा? जबकि आपको पता है एम मास ऑफ द हाइड्रोजन गैस कितना? 2। अब मास ऑफ द ऑक्सीजन गैस कितना? 32। कितना? अब पुट एंड गेट द रिजल्ट। जिसको निकालना है उसको ऊपर रखेंगे। V ऑफ O2 फॉर्मूला क्या है आपका? V1 बट्टा V2 बराबर अंडर रूट ऑफ M2 बट्टा M1। बोलो हाँ या ना। तो यहां से अगर हम करते हैं V ऑफ O2 बट्टा V ऑफ H2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ M ऑफ H2 बट्टा M ऑफ O2। देखिए सही है गलत है? यहां O2 है, H2 है। अब मामला ये है V ऑफ O2 अब बट्टा V ऑफ H2 कितना दिया है? 1100। अब बराबर M ऑफ H2 कितना है? 2। आप कहिएगा कहां से लाए? हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 2, M ऑफ O2 होता है 32, तो ये कट जाएगा 2 से कितना? 16। तो रूट से बाहर आएगा 1/4 आएगा। अरे बोलो, ये 2 से 16, 2 16 32, 16, और रूट से बाहर आएगा तो 1/4 ना आएगा। 1/4 आएगा तो V ऑफ O2 बट्टा 1100 इज इक्वल टू 1/4। V ऑफ O2 बराबर 1100 बट्टा 4। V ऑफ O2 बराबर कितना? 275 मीटर पर सेकेंड। बोलो हाँ या ना। कहता यदि हाइड्रोजन गैस में ध्वनि का वेग 1100 मीटर पर सेकेंड है तो ऑक्सीजन गैस में कितना होगा? यही ना क्वेश्चन है। तो ऑक्सीजन गैस में कितना होगा? तो निकाल देंगे, फट से निकल जाएगा। बोलो हाँ या ना। अब आते हैं, चला आर्द्रता। एक बात बताइए, आर्द्रता जब ज्यादा रहता है रात में तो ध्वनि का वेग ज्यादा की कम? यानी आर्द्रता के बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ता है। आर्द्रता समझते हैं? जब पानी में नमी की मात्रा जो रात में होती है, अभी मौसम शुष्क है यानी नमी की मात्रा कम है। आर्द्र का मतलब होता है पानी में नमी की मात्रा। आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि का वेग रात में क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और आर्द्रता के घटने से ध्वनि का वेग घट जाता है। दाब का ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे अभी हम बोल रहे हैं, ऐसे से हम हवा को दबाएंगे तो क्या अब तक जोर से ध्वनि जाएगी? तो ध्वनि के वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आर्द्रता के बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ता है और आर्द्रता के घटने से ध्वनि का वेग क्या होता है? घटता है। और दाब के घटने बढ़ने से ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखो हमने आपको क्या कहा? ओहो ला 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 ला। हमने आपको कहा चला जी कि ध्वनि का वेग तापमान के वर्गमूल का समानुपाती होता है। फिर हमने आपको कहा ध्वनि का वेग गैसों के द्रव्यमान के वर्गमूल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। बोलिए। फिर हमने आपको कहा कि ध्वनि का वेग आर्द्रता के समानुपाती होता है। फिर हमने आपको कहा ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता। बोलो हाँ या ना। तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग बढ़ेगा, तापमान घटेगा ध्वनि का वेग घटेगा। गैसों का अनुभार सबसे कम, ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा। गैसों का अनुभार सबसे ज्यादा, ध्वनि का वेग सबसे कम। आर्द्रता बढ़ेगा ध्वनि का वेग बढ़ेगा, आर्द्रता घटेगा ध्वनि का वेग घटेगा। ये बढ़ेगा दी बढ़ेगा, ये घटेगा दी घटेगा। और ध्वनि के वेग पर दाब का कोई असर नहीं पड़ता। आपको कहेगा ध्वनि का वेग 10 पास्कल दाब है, उसको 20 पास्कल कर दिया गया, अब ध्वनि का वेग कितना बढ़ जाएगा? कहेंगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ध्वनि के वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बोलो हाँ या ना। ध्वनि का मोटा या पतला सुनाई देना तारत्व, ध्वनि का कम दूर या अधिक दूर जाना तीव्रता, और दोनों समान रहे फिर भी अंतर गुणता। बोले वे नहीं करें। कितना डेसिबल तक भारत में मान्य है? WHO के अनुसार 45 डेसिबल। अब भारत में अगर कहेगा 60 से 80 डेसिबल, 60 से कितना? 80 डेसिबल की ध्वनि मनुष्य के लिए हानिकारक नहीं है। उससे ज्यादा होगा तो केस कर सकते हैं। बोलो ना रे, बोलो ना रे। 45 डेसिबल तक WHO के अनुसार मान्य है।
तो आपको एक क्वेश्चन देगा चला कि कौन सा ध्वनि कान के लिए हानिकारक है। ऑप्शन देगा आपको 75 डेसिबल से अधिक, दूसरा देगा 90 डेसिबल से अधिक, तीसरा देगा 95 से 100 डेसिबल से अधिक, चौथा देगा 30 डेसिबल से अधिक। क्या होगा आंसर बताइए? कितने लोग ए नंबर के फेवर में हैं? बी, सी, डी, हाथ उठाइए। द राइट आंसर इज 75 डेसिबल से अधिक। अब बताते हैं कैसे। 45 डेसिबल तक की ध्वनि मनुष्य के कान के लिए हानिकारक नहीं है, तो 30 डेसिबल से अधिक कैसे हानिकारक होगा? 30 डेसिबल से अधिक तो 35 भी है, 40 भी है, क्या वो हानिकारक है? नहीं है, तो ये नहीं होगा। तो 45 डेसिबल से अधिक की ध्वनि मनुष्य के कान के लिए हानिकारक है, लेकिन उतना नहीं है, लेकिन 95 से 100 के बाद बहुत ज्यादा हानिकारक। तो हम देखेंगे 45 के बाद जो पहला ऑप्शन होगा वो हमारे लिए हानिकारक। कितना के बाद? 45 के बाद जो पहला न्यूनतम होगा वो मेरे लिए हानिकारक। तो बताइए कौन होगा? 75 हो जाएगा। यहां लड़का पढ़ के गया 95 से 100 डेसिबल से अधिक की ध्वनि हानिकारक, यहां ही मार देगा। हानिकारक 45 से अधिक है, हानिकारक 45 से अधिक है, बोलवे नहीं करेगा। हानिकारक कितना से अधिक है? 45 से अधिक हानिकारक है। कितना से अधिक? 45 से अधिक हानिकारक है। तो 45 से अधिक के बाद जो पहला अधिकतम होगा वही मेरा आंसर होगा। बोलो न रे, ऐसा क्वेश्चन पूछा है, एक बार लिख लो। लिख लिए? 45 के बाद जो पहला ऑप्शन होगा वही आपका क्या होगा? उत्तर होगा। तुझे तेरी मोहब्बत का गया होगा। हो गया? 45 के बाद जो पहला ऑप्शन होगा वो आपका क्या होगा? उत्तर होगा। आज की कार्रवाई यहीं तक।